नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषर जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल का आज हम करंट अफेयर देखने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलता रहे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें, प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। आइए इसकी डिटेल देखते हैं। हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इसके अगर हम उद्देश्य की बात करें तो होम्योपैथी की प्रभावकारिता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों तक इसके लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और हैनीमैन की जयंती की अगर बात करें तो डॉक्टर हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल 1955 को जर्मनी में हुआ था और इन्हीं की याद में प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में रजत पदक जीता है। मतलब यहाँ पर किस मेडल की बात हो रही है, सिल्वर मेडल की बात हो रही है। तो सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो अभी एक आपके खिलाड़ी है जिनका नाम है नितेश सिवाच। नितेश सिवाच ने हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में रजत पदक जीता है। इसकी डिटेल की बात करें तो अभी हाल ही में ये जो कुश्ती चैंपियनशिप हुई है ये कहाँ पर, तो ये किर्गिस्तान के बिश्केक में इसका आयोजन हुआ है। और इस चैंपियनशिप में बात करें तो भारतीय ग्रीको रोमन पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया है। नितेश सिवाच ने सिल्वर मेडल जीता है। इसी के साथ में प्रिंस और सचिन सहरावत ने कांस्य पदक, मतलब कहना चाहिए ब्रांज मेडल भी इन्होंने क्या है जीता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 60 हर्ट्ज या इसी को U60 गीगा हर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है। तो आपको बता दें, अभी एक देश है, इस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात, जिसे UAE के नाम से जानते हैं। तो अभी UAE के द्वारा यह एक कमर्शियल इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया गया है UAE के द्वारा। तो इसकी डिटेल देखते हैं। तो तकनीकी क्षेत्र मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए UAE ने दुनिया का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दुनिया का यह पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क पेश किया है जो हाई स्पीड डेटा और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अगर हम UAE की बात अगर करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका ये मैप प्रतीकात्मक में बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे इधर साइड में ईरान है और यहीं पर आपका कहना चाहिए क्या है, तो UAE इस साइड पड़ेगा और इधर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन हिमसेतु किस राज्य में शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑपरेशन से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के जो है प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो अभी हाल ही में ऑपरेशन हिमसेतु जो है आपके सिक्किम राज्य में, किस राज्य में, सिक्किम राज्य में इसका अभी क्या किया गया है, आयोजन किया गया था। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। तो भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में ऑपरेशन हिमसेतु लॉन्च किया है। अब इसकी अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है दुर्गम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को मजबूत करना। जो मतलब ऊंचे जो क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर कहना चाहिए बर्फ वगैरह वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यह ऑपरेशन हिमसेतु यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कैंसर को एक नोटिफाई
करने योग्य मतलब नोटिफाइबल बीमारी घोषित किया है। ठीक है, तो आपका एक राज्य है, इस राज्य का नाम है तेलंगाना। ये तेलंगाना राज्य के द्वारा अभी हाल ही में कैंसर को एक नोटिफाई बीमारी के रूप में घोषित किया गया है। बात करेंगे अगर हम तेलंगाना की, तेलंगाना अभी निर्मित हुआ है 2014 में। 2014 में इस राज्य का गठन आंध्र प्रदेश से अलग करके हुआ है। अच्छा, बात करेंगे यहाँ तो जो है रेड्डी जो है रेड्डी यहाँ पर क्या है, सीएम है। आगे बात करेंगे, इसकी डिटेल देखते हैं। तो तेलंगाना सरकार ने कैंसर के मामलों को बेहतर ट्रैकिंग और प्रारंभिक जांच के लिए नोटिफाई करने वाली बीमारी घोषित किया है। अच्छा, इससे क्या होगा कि अब राज्य के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए कैंसर के नए मामलों की रिपोर्ट सरकार को देना अनिवार्य हो जाएगा। मतलब कहना चाहिए, अगर किसी भी प्रकार से आपको अगर कोई कैंसर से पीड़ित व्यक्ति अगर आपके पास आता है किसी भी अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, तो इसकी जानकारी आपको राज्य सरकार को देना अनिवार्य हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किसे किया, मतलब किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ठीक है, तो मनोनीत में बता दें आपको, तो टोटल 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जाता है। तो इसमें अभी फिलहाल में किसे, तो हरिवंश नारायण सिंह को यहाँ पर क्या किया गया है, अभी राज्यसभा के सांसद के रूप में मनोनीत किया गया है। इसकी जानकारी देखते हैं। तो ये व्यक्ति है जिनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। इनके बारे में काफ़ी डिटेल देखते हैं। तो क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुभवी सांसद और राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति, इसका मतलब ये है कि वर्तमान में जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार सभापति के अलावा उपसभापति भी होते हैं। तो वर्तमान समय में अगर हम बात करें राज्यसभा में उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है और ये वर्तमान में अभी कार्यरत भी है और इनको फिर से क्या कर दिया गया है, सांसद के लिए नॉमिनेट कर दिया गया। अगर बात करें हरिवंश नारायण की, तो इन्होंने अपने जीवन में जो है सार्वजनिक जीवन में पत्रकारिता और विधायी कार्यों को अपने लंबे अनुभव के लिए ये जाने जाते हैं। अच्छा, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत या नॉमिनेट कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 80(3) के अनुसार इन व्यक्तियों को किन किन क्षेत्र से, तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, उन्हीं को यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और इन सारी चीज़ों में अगर बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह जो है क्या है भाई, अनुभवी सांसद है। अच्छा, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने अभ्यास ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र का आयोजन कहाँ पर किया है, तो आपको बता दें जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। देखो, अपाचे हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता का प्रदर्शन भी किया गया है और इसका नाम क्या रखा है, तो अभ्यास ब्रह्मास्त्र। तो अभी बता दें आपको, राजस्थान के पोखरन में इस अभ्यास ब्रह्मास्त्र का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए पोखरन राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो भारतीय सेना ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास ब्रह्मास्त्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया और इस अभ्यास का मुख्य आकर्षण रहा है अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर, है ना, जिसने अपनी सटीक मारक क्षमता और युद्ध कौशल का यहाँ पर प्रदर्शन किया। अच्छा, अब अगर हम बात करें पोखरन का, जब हम यहाँ नाम आता है पोखरन का, तो पोखरन में क्या हुआ था भैया, परमाणु प्रशिक्षण। ठीक है, 1974 में यहाँ पर परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली टेस्ट जीत 1952 दर्ज करने वाली टीम के अंतिम जीवित सदस्य जिनका हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ, इनका नाम क्या था। तो आपको बता दें 1952 में हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, जब आपका क्रिकेट हुआ था, उस टाइम के जो खिलाड़ी थे, भारतीय टीम से जो खिलाड़ी खेलते थे, उनमें से एकमात्र खिलाड़ी, जब उन्होंने 1952 में जीत दर्ज की थी, तो एकमात्र खिलाड़ी थे जिनका नाम था CD गोपीनाथ। ठीक है, ये CD गोपीनाथ एकमात्र जो अभी तक जीवित थे। लेकिन इन्हीं के साथ में क्या हो गया
कि जितने भी खिलाड़ी थे वो सभी उनका निधन हो चुका है। इनकी डिटेल देखते हैं। तो इनका CD गोपीनाथ का पूरा नाम क्या था? तो चिन्मय देवधर गोपीनाथ भारत के एक पूर्व दिग्गज क्रिकेटर थे। उनके निधन के साथ ही उस ऐतिहासिक टीम का अंतिम लिंक टूट गया जिसने भारत को क्रिकेट की दुनिया में पहली जीत का स्वाद चखाया था। इसकी ऐतिहासिक जीत की बात करें तो भारत ने अपनी पहली टेस्ट जीत 1952 में मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, में इंग्लैंड के खिलाफ यह जीत हासिल की थी। और CD गोपीनाथ जो है इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा थे। इस मैच में उन्होंने बल्ले और फील्डिंग दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में टो लाम किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो टो लाम अभी हाल ही में वियतनाम देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। इनकी जानकारी देखते हैं। बात करेंगे, टो लाम जो है हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति 7 अप्रैल 2026 को वियतनाम की नेशनल असेंबली, मतलब जो वहाँ की जो संसद है, उसके द्वारा सर्वसम्मति से देश का राष्ट्रपति चुना गया। बात करें यहाँ दोहरा पद की, तो वह वर्तमान में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी है, क्योंकि यहाँ पर दोहरा पद चलता है। और इनके कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पर भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये 2026 में अभी ये नियुक्त हुए हैं, तो अभी कहना चाहिए 2031 तक का इनका कार्यकाल रहने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2026 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस देश के साथ युद्ध विराम, मतलब सीज फायर की घोषणा की है? तो अभी आप देख रहे हैं लगभग 2-3 वर्षों से काफ़ी समय हो गया है। आपके जो रूस है, रूस और उसी के साथ में यूक्रेन, रूस और यूक्रेन के मध्य में क्या चल रहा है? अभी युद्ध चल रहा था, तो यहाँ आंसर आ जाएगा यूक्रेन। इनकी डिटेल देख लेते हैं। विवरण है इसका कि कई वर्षों के संघर्ष के बाद अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध विराम का ऐलान किया है, जिसे वैश्विक शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी रूस ने कुछ शर्तें रखी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन क्या होगा, तो नाटो में शामिल नहीं होगा, है ना। उसी के साथ में यूक्रेन अपने उन 4 क्षेत्रों से सेना हटा लेगा जिन पर रूस ने अपना क्या किया है, दावा। अच्छा, जानकारी ये भी मिल रही है कि ये जो आपका कहना चाहिए सीज फायर हुआ है, ये लगभग 12 तारीख तक के लिए हुआ, 12 अप्रैल तक के लिए हुआ है, मात्र 12 अप्रैल तक। इसके बाद में अगर मान लीजिए यूक्रेन अगर जवाबी कार्रवाई अगर करता है, तो फिर से जवाबी कार्रवाई भी कौन करेगा? रूस करेगा। ये कुछ समय के लिए बस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाने के लिए ये युद्ध सीज फायर किया गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।